स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो जनरल इंजीनियरिंग का दूसरा लेक्चर है, ठीक है। ऑलरेडी हम जितना चीज भी करा रहे हैं ना, सब क्वेश्चन के थ्रू, जैसे कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन हम बता रहे थे, तो वो सब हम करा चुके हैं, ठीक है। सारा कंसेप्ट हम बता चुके हैं। वो 17 प्रैक्टिस सेट आप जरूर से जरूर जाके देखिए। उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में है, उसको भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। जितना भी चीज ये थ्योरी करा रहे हैं सब वहाँ पे है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर में, पहला क्लास में बहुत सारा चीज बताए थे, दूसरा में बताएंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। कोई भी अगर बॉडी ए जो है, कोई भी अगर बॉडी जो ए है, ठीक है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ए होगा। कोई भी अगर बॉडी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, ठीक है, ठीक है। और ए जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है वो सी के साथ सब सेपरेटली है, तो क्या होगा, ये तीनों का तीनों बॉडी जो होगा वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, व्हेन अ बॉडी when a body A when a body A is in thermal equilibrium, when a body A is in a thermal equilibrium with a body C, with a body C, ठीक है, मतलब A thermal equilibrium में है C के साथ, and also B separately, and also B separately, ठीक है, with a body C, मतलब A जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है B के साथ, और B जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है C के साथ, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर है, देन बॉडी A एंड B, then body A and B will be in thermal equilibrium with each other. thermal equilibrium with each other, thermal equilibrium, ठीक है। मतलब वही चीज हो गया कि अगर ये बोल दिया कि A इक्वल्स टू 2, और मतलब A जो है वो C के इक्वल है, B जो है वो भी C के इक्वल है, तो A और C इक्वल होगा। इनइक्वालिटी वाला होता है ना, TA इक्वल्स टू अगर TC है, TB इक्वल्स टू अगर TC है, तो TA और TB क्या होगा, बराबर होगा। ये बोला जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो फॉलोअर के द्वारा दिया गया था 1931 में, फॉलोअर के द्वारा दिया था 1931 में, ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसी से ये एक बेसिस है टेम्परेचर मेजरमेंट करने का, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट डालिए कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, जीरोथ लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is a basis for temperature measurement, is basis for टेम्परेचर मेजरमेंट, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है एक बेसिस है टेम्परेचर मेजरमेंट करने का। देखिए टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं तो ये क्या है, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ये भी लिखिए आप। टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट is based on, ठीक है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, इज बेस्ड ऑन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। टेम्परेचर मेजरमेंट जो है वो बेस्ड ऑन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है, विच हेल्प्स इन फाइंडिंग द टेम्परेचर, ठीक है। लिखिए यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है, thermometric property is one which helps in finding the temperature, देखिए बोल दे रहे हैं तो आप राइटिंग वगैरह थोड़ा सा अगर है तो मैनेज कीजिए, ठीक है। तो विच हेल्प्स, HELPS है, ठीक है, हेल्प्स इन फाइंडिंग द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए ये हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। अब कैसे हम लोग टेम्परेचर यूनिट का कैसे कन्वर्सन होता है, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए कि टेम्परेचर हम लोग को अगर मेजर करना है तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं। तो एक फार्मूला आप 12th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। क्या फार्मूला है कन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर का, एक फार्मूला आप पढ़े हैं कि डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू F - 32 डिवाइडेड बाई 9
इक्वल्स टू T माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 5 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप देखिए, हम सब कुछ बता रहे हैं ना, लूसेंट वगैरह बुक फॉलो कर रहे हैं, लूसेंट से थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ के पढ़ाते हैं हम लोग को, और कहीं इधर उधर से थोड़ा बहुत कंटेंट लेके। तो डिग्री सेल्सियस जो हो जाएगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हो जाएगा, वो डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। और जो टी होगा वो टेम्परेचर इन केल्विन होगा, टेम्परेचर इन केल्विन होगा। ठीक है, ये भी आप याद रख लेगा। इससे क्या है, ये क्या है, ये कन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर यूनिट को अगर डिग्री सेल्सियस से अगर आपको केल्विन में करना है, या फिर डिग्री सेल्सियस से अगर आपको फ़ारेनहाइट में करना है, तो डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे पुट करिएगा डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू T माइनस 273.5 डिवाइडेड बाई 5 है। ये वाला फार्मूला लगता है। ठीक है, अगर आपको निकालना है तो यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों का सब कुछ क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए सेल्सियस जो थर्मोमीटर होता है ना, सेल्सियस जो हम लोग करते हैं, सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस जो थर्मामीटर होता है, सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस जो थर्मामीटर होता है, जो थर्मोमीटर होता है, ये इसको हम कमर्शियल बोलते हैं, कमर्शियल थर्मामीटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कमर्शियल थर्मामीटर बोलते हैं। ठीक है, एक आप देख सुनेगा फ़ारेनहाइट, हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर देखा जाए डॉक्टर लोग यूज करता है। ठीक है, इसको हम लोग डॉक्टर थर्मामीटर भी बोलते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, डॉक्टर थर्मोमीटर भी बोलते हैं। और एक होता है आपका केल्विन, केल्विन को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक, वैज्ञानिक थर्मामीटर बोलते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट थर्मामीटर बोलते हैं, साइंटिस्ट से रिलेटेड है, साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं, तो साइंटिस्ट थर्मा मीटर हो जाएगा। 3 टाइप का होता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला कहाँ से है, C माइनस जीरो, इसका एक्चुअल अगर फार्मूला देखें तो 100 माइनस जीरो ये होता है F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32 इक्वल्स टू K माइनस 273.15, या फिर 273 भी लिखिएगा तो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273। एक होता है आपका रोम ओवर होता है, ये आप कहोगे केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में। और एक रोम ओवर होता है, आर से हम इसको डिनोट करते हैं, तो आर माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 80 माइनस जीरो ये होता है। और यही फार्मूला से ये वाला आया। ठीक है, मतलब बेसिकली हम इसको इसको याद रखेंगे, बहुत ज्यादा याद रखना है तो इसको भी याद रख सकते हैं, इसको भी और एक तरीका से लिख सकते हैं, C/100 इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। अगर उसी को सिंप्लीफाई करिएगा, K माइनस 273 डिवाइडेड बाई कितना लिखिएगा यहाँ पे 100 इक्वल्स टू R/80 होगा। और इस सबको इसको 20 से डिवाइड करिएगा ना, 20 से भाग दीजिए, मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, तो इसको क्या मिलेगा हमको, 100 डिवाइडेड बाई 5 मिलेगा, F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 मिलेगा, K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5 मिलेगा, R डिवाइडेड बाई 4 मिलेगा। तो ये आप याद रखिएगा, इसी से आप कन्वर्सन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना होगा, या फिर बोल दिया कि किस टेम्परेचर पे जो सेल्सियस होता है वो फ़ारेनहाइट का डबल होता है, अगर आपसे पूछ देगा, यही पूछ देगा, क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि किस टेम्परेचर पे टेम्परेचर का वैल्यू निकालिए जिसमें कि जो आपका सेल्सियस है वो फ़ारेनहाइट का दुगना है। ये अगर आपसे बोल देता है तो फिर आप फार्मूला लगा दीजिए आराम से, C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, और C की जगह पे आप 2F डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, इससे आप करिएगा तो F का वैल्यू जितना आ जाएगा उतना फ़ारेनहाइट पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे हम आगे की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं क्या और पढ़ेंगे। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, इट इज द पॉइंट वेयर ऑल द प्रोसेस को एग्जिस्ट। फॉर वाटर इट्स वैल्यू इज 273.16, मतलब 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख दीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है, इट इज द पॉइंट, इट, ये ऑलरेडी डिस्कस किए थे पिछला क्लास में, फिर से एक बार और थोड़ा सा लिख दीजिए, इट इज द पॉइंट वेयर ऑल द प्रोसेस को एग्जिस्ट। ठीक है, ऑल द प्रोसेस को एग्जिस्ट। ठीक है, उसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलेंगे।
यहाँ पे फॉर वाटर इस ट्रिपल पॉइंट का जो वैल्यू होता है, फॉर वाटर जो ट्रिपल पॉइंट का वैल्यू होता है 273.16 केल्विन होता है। इसको 0.01 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ थर्मामीटर जो हम लोग यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर जो हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर जो हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, ऊपर में टेबल बनाइए, इसमें एक टेबल में लिखिए टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर लिखिए। ठीक है, और इसमें इसके बाद प्रिंसिपल लिखिए, कौन कौन सा प्रिंसिपल लगता है उस पर। इसके बाद थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होगा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये टेबल आप बनाइए। ठीक है, सबसे पहला हम हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर में रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। रेजिस्टेंस इसको हम थर्मोमिस्टर भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मिस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा, इसमें प्रिंसिपल करेगा करेगा आपका व्हीट स्टोन ब्रिज काम करेगा, व्हीट स्टोन ब्रिज काम करेगा थर्मोमेट्रिक प्रिंसिपल में। इसमें जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होगा। थर्मोकपल में दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, थर्मोकपल अगर टाइप का थर्मोमीटर होगा, थर्मोकपल, तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, सीबैक इफेक्ट काम करता है। ठीक है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा, सी बैक इफेक्ट काम करता है। ठीक है, और इसमें हम लोग कौन सा ये यूज करते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, इससे हमको क्या मिलता है, ईएमएफ मिलता है, वोल्टेज मिलता है, वोल्टेज मिलता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर डालिएगा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। इसमें क्या मिलेगा, आइडियल गैस इक्वेशन है ये, आइडियल गैस इक्वेशन है ये, आइडियल गैस इक्वेशन है। और इसमें जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, प्रेशर होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर में देखते हैं, फोर्थ नंबर में कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर जो होता है। ठीक है, थर्मोमीटर जो होता है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, इसमें हम आइडियल गैस इक्वेशन के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, आइडियल गैस इक्वेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसमें जो होगा वॉल्यूम आपका ये निकलेगा। ठीक है, मतलब मरकरी अगर ग्लास में अगर करके देखते हैं तो उस तरह से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो ये इसका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाता है। आइडियल गैस जो थर्मोमीटर होता है वो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन से इंडिपेंडेंट होता है। ये आप नोट पॉइंट भी लिख दीजिएगा कि जो आइडियल गैस थर्मोमीटर होता है, आइडियल गैस थर्मोमीटर जो होता है, आइडियल गैस थर्मोमीटर आर इंडिपेंडेंट ऑफ, आर इंडिपेंडेंट ऑफ, आर इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, आर इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन पे इंडिपेंडेंट होगा, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, थर्मोकपल जो होता है, थर्मोकपल जो होता है ये क्या यूज करता है, कॉपर कांस्टेंट और प्लेटिनम रोहेडियम कॉम्बिनेशन यूज होता है। ठीक है, थर्मोकपल, थर्मो कपल जो होता है यूजेस, यूजेस कॉपर कांस्टेंट, कॉपर कांस्टेंटन। ठीक है, कांस्टेंटन यूज करता है, और प्लेटिनम रोहेडियम कॉम्बिनेशन यूज होता है, प्लेटिनम, प्लेटिनम रोहेडियम, रोहेडियम कॉम्बिनेशन जो है यूज होता है। ठीक है, ये सब थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आगे हम लोग देखेंगे तो और बहुत सारी चीज़ के बारे में देखेंगे। तो ये यहाँ पे ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लिखिए, क्या लिखिएगा क्वेश्चन में, व्हाट डज अ टेम्परेचर डिफरेंस, व्हाट डज, व्हाट डज अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ, what does a temperature difference of, what does of temperature difference of 10 on degree celsius, on degree celsius scale, degree celsius scale corresponding to fahrenheit scale, corresponding to, corresponding to, अब बनाइए इसका आंसर क्या होगा, फारेनहाइट स्केल, करस्पॉन्डिंग टू फारेनहाइट स्केल। 10 डिग्री सेल्सियस पे है तो फारेनहाइट स्केल पे कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, C माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180, ये वाला लगाइएगा। तो 10 C की जगह पे क्या दिया हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 10 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 हो जाएगा। तो यहाँ से आप फारेनहाइट का वैल्यू कितना निकाल लीजिएगा,
तो यहाँ से जो फ़ारेनहाइट का वैल्यू है वो 50 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ़ारेनहाइट का वैल्यू 50 मिल जाएगा। अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस निकालना चाहे, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, तो कितना आएगा 50 माइनस 32, तो वो 18 डिग्री 18 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 18 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन और बोलेंगे हम आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन सिर्फ बोलेंगे, एक क्वेश्चन आप लोगों को बोलेंगे और। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखिए। A new temperature scale, a new temperature scale, a new temperature scale degree, a new temperature scale degree, it is to be formed, is to be formed। ठीक है, इस न्यू टेम्परेचर स्केल डिग्री जो है वो फॉर्म किया है on which the boiling point and freezing point, the boiling point and freezing point, the boiling point and freezing point on this scale are, on this scale are, on this scale are 100 degree and 40 degree Celsius, 40 degree Celsius respectively, respectively। boiling point और freezing point on this scale are 100 and ये हो जाएगा। what will be the reading on a new scale, what will be the, what will be the, what will be the reading, what will be the reading on a new scale, on new scale corresponding to 60 degree Celsius, corresponding to, corresponding to 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या होगा न्यू टेम्परेचर स्केल, तो इसको आप कैसे बनाइएगा, न्यू स्केल करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री सेल्सियस क्या होगा। ठीक है, एक नया टेम्परेचर है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और 400 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे TC माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 100 माइनस जीरो, निकालना है हमको डिग्री सेल्सियस में, इक्वल्स टू TN जो आपका न्यू टेम्परेचर है माइनस 400 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 400 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप वैल्यू निकालिएगा तो क्या मिलेगा आपको, TN माइनस ये हो जाएगा, तो TC बाई 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका TN माइनस 400 डिवाइडेड बाई माइनस 350 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस 350 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको TN का जो वैल्यू है, TC तो आपका दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा TN का वो 220 डिग्री निकलेगा, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं हम दूसरा, एनर्जी एंड एनर्जी इंटरेक्शन। ठीक है, दूसरा टॉपिक में देखते हैं एनर्जी एंड एनर्जी इंटरेक्शन, एनर्जी एंड एनर्जी इंटरेक्शन। ठीक है, एनर्जी एंड एनर्जी इंटरेक्शन क्या होता है। ठीक है, एनर्जी एंड एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि एबिलिटी, किसी का भी एबिलिटी है किसी भी चीज को चेंज करने का, किसी एक्टिविटीज को चेंज करने का जो एबिलिटी है उसी को एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी जो होता है ये आपका क्या है, क्या हो सकता है, ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक बेसिस पे होता है, और एक मैक्रोस्कोपिक बेसिस पे होता है, मतलब एकदम सूक्ष्म लेवल पे होगा और इससे थोड़ा सा बड़ा लेवल पे होगा। तो माइक्रोस्कोपिक होगा और मैक्रोस्कोपिक होगा। इसमें आपका इसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इसमें आ जाएगा आपका मैक्रोस्कोपिक में। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक में कौन सा एनर्जी आ जाएगा, सेंसिबल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सूक्ष्म लेवल पर जो कि आप महसूस भी नहीं कर रहे होंगे उस टाइप का जो एनर्जी होता है। लेटेंट हीट आ जाएगा, लेटेंट एनर्जी आ जाएगा, लेटेंट एनर्जी जो कि गुप्त ऊष्मा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, केमिकल एनर्जी आ जाएगी। ये सब क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, इसको ऑब्जर्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है। प्लस न्यूक्लियर एनर्जी आ जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब जो है माइक्रोस्कोपिक में आ जाएगा, और मैक्रोस्कोपिक में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, अब देखिए मास एनर्जी का जो इंटरेक्शन होता है ये 3 तरीका से हो सकता है, एनर्जी का जो इंटरेक्शन होता है, ट्रांसफर होता है, ये 3 तरीका से हो सकता है। आप लिखिए यहाँ पे हेडिंग, देखिए थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो हमने जो पहले भी बताया कि ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें कि हम एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में देखते हैं। ठीक है, कोई भी सिस्टम है उसमें एनर्जी क्या है, इंटरेक्शन क्या हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इंटरेक्शन, एनर्जी इंटरेक्शन, एनर्जी इंटरेक्शन कैन टेक्स प्लेस, एनर्जी इंटरेक्शन कैन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग 3 वेज, इन फॉलोइंग 3 वेज। ठीक है, फॉलोइंग 3 वे से कर सकते हैं। सबसे पहले तो मास इंटरेक्शन से हो सकता है एनर्जी का इंटरेक्शन,
मास इंटरेक्शन से हो सकता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर वर्क इंटरेक्शन से हो सकता है, वर्क इंटरेक्शन से हो सकता है, वर्क इंटरेक्शन से एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। तीसरा नंबर हीट इंटरेक्शन से हो सकता है, हीट इंटरेक्शन से एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इतना तक क्लियर है कि तीन तरीका से हम लोग करते हैं। और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले तो हम वर्क के बारे में देखेंगे कि ये वर्क का क्या, ठीक है, क्या मैटर है वर्क में हम देखेंगे। देखिए सिंपली क्या है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू, वर्क क्या होता है, वर्क को हम लोग लिखते हैं ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स जो है मूव हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम कैसे डिफाइंड होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर से, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कितना किया, तो इससे हम लोग वर्क का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। वर्क क्या होना चाहिए, वर्क शुड क्रॉस द सिस्टम, ठीक है, वर्क क्या चाहिए, क्रॉस सिस्टम को क्रॉस करना चाहिए। देन हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क हुआ है, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे कि वर्क नहीं हुआ है। फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो होता है तो वर्क का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क शुड क्रॉस द सिस्टम, वर्क शुड क्रॉस द सिस्टम, वर्क शुड क्रॉस द सिस्टम को क्रॉस करना चाहिए। और देन वर्क विल डन अदरवाइज नॉट, देन वर्क विल डन अदरवाइज नॉट, डन अदरवाइज, अदरवाइज नॉट, तो यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे कि वर्क जो होता है डी डब्ल्यू जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो एफ डॉट डी आर होता है, यही होता है, ये आपका डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो वर्क होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडेंट ऑन, डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, दोनों पे इस पर डिपेंड करेगा, एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस पर डिपेंड करेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है, ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ऐसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ठीक है। और अगर डिस्टेंस का वैल्यू जीरो हो जाता है, अगर डिस्टेंस का वैल्यू जीरो होगा तो जरूरी नहीं है कि वो ये मतलब डिस्टेंस वर्क जो है वो जीरो ही होगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन भी है कि यहाँ पे लिख लीजिएगा, साइन कन्वेंशन जो हम लोग यूज करते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर यूज करेंगे, वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव लेते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव लेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव लेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम कराए हैं ना उसमें सारा चीज बताए हुए हैं और वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसका जो बेसिक जनरल इंजीनियरिंग की तैयारी करना तो क्वेश्चन के थ्रू जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका पूरा आप समझ नहीं सकते हर चीज को, मैकेनिकल का है तो, ठीक है। अब आते हैं क्लोज सिस्टम एनालिसिस, कैसे हम लोग करेंगे क्लोज सिस्टम एनालिसिस, उसमें वो हम वर्क कैसे निकालेंगे, जितना ही बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है, सबसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सब तो अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम पीवी डायग्राम बनाते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम बनाते हैं सपोज दैट, ठीक है, तो ऐसे मिलेगा आपको। और ये यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, ये आपका 1 से लेकर 2 तक कोई प्रोसेस हो रहा है, ये आपका डीवी हो गया, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम होगा। जैसे पिस्टन है, मान लीजिए पिस्टन है, सॉरी सिलेंडर में पिस्टन अरेंजमेंट है, सबसे पहले मान लीजिए प्रेस करके आप यहाँ तक किए, फिर से वॉल्यूम जब एक्सपैंड होगा, प्रेशर लगेगा तो फिर से आपका पिस्टन का पोजीशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर से पिस्टन का पोजीशन क्या आएगा, और ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 1 पोजीशन हो गया, सपोज दैट ये आपका 2 पोजीशन हो गया, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ये आपका डी एक्स हो गया, ठीक है, पी इंटू एरिया इंटू फोर्स, एरिया इंटू डी एक्स हो जाएगा, मतलब प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पी इंटू डीवी लिखेंगे, ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स हो गया, और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। मतलब क्या होगा, शुरू में इनिशियल जो पोजीशन में आपका जो अरेंजमेंट था यहाँ तक था, पिस्टन यहाँ तक, जैसे जैसे इस पे प्रेशर लगा,
इस पॉइंट पे प्रेशर लगा तो ये वाला एरिया पे लग रहा है, तो सपोज दैट P इंटू एरिया हो जाएगा। और कितना मूव किया, सपोज दैट यहाँ पे ये dx मूव कर रहा है, ठीक है। फोर्स इंटू क्या होता है, वर्क, डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। सपोज दैट यहाँ पे कोई प्रेशर लगा के इसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर हो गया और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा, और उसको डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क निकल जाएगा। तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। तो पी डीवी ऐसे ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो क्लोज्ड सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए जो आपका वर्क डन हो जाएगा, चेंज इन वर्क डन जो हो जाएगा आपका पी डीवी के बराबर होगा, ठीक है। पी डी डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डीवी। कैसे आया पता चल रहा है कि क्योंकि प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं डीवी, तो पी डीवी हो जाएगा। ये आपका क्लोज्ड सिस्टम के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, वर्क क्या है, एक पाथ फंक्शन है। वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। वर्क इज अ पाथ फंक्शन, वर्क इज अ पाथ फंक्शन, ठीक है। एंड इन एग्जैक्ट और इम्परफेक्ट डिफरेंशियल होता है। और पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन के बारे में बता दिए हैं। पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन के बारे में बता दिए कि जो पाथ है फंक्शन क्या होता है और पॉइंट फंक्शन क्या होता है। तो इम्परफेक्ट डिफरेंशियल होता है, ये एक प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि पाथ फंक्शन है। तो वर्क इज नॉट ए प्रॉपर्टी, वर्क इज नॉट ए प्रॉपर्टी, ठीक है। वर्क इज नॉट ए प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए, फॉर क्वासी स्टैटिक प्रेशर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाई। और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और क्वासी स्टैटिक, और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो कि रिवर्सिबल होता है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय, वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय, वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय पीडीवी, पीडीवी से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मतलब सिर्फ आप इतना ही समझिए कि एकदम स्लो प्रोसेस होगा। रिवर्सिबल वगैरह की बात हम बता दिए, जो कि पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा, और जो नहीं करेगा वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। मतलब वैसा आपका इंजन जो होता है, रिवर्सिबल इंजन किसको बोलते हैं, जो कि दोनों डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। रिवर्स में भी काम कर रहा है, जैसे कार हो गया, ये क्या है, रिवर्सिबल इंजन है एक तरह से, ठीक है। तो और सिर्फ जो एक डायरेक्शन में क्या करता है वो आपका इरिवर्सिबल इंजन होता है। जैसे कि आपका बाइक हो गया, ये क्या है, इरिवर्सिबल है। स्कूटी है, ये सब क्या है, इरिवर्सिबल है। कार क्या है, रिवर्सिबल है। पीछे भी आप कर सकते हैं, बैक भी करते हैं, बाइक में आप बैक कर सकते हैं, बाइक में आप पीछे की तरफ ला सकते हैं, पीछे आपको उतर के फिर पीछे की तरफ करना पड़ेगा। लेकिन कार में आप बैठे बैठे भी पीछे कर सकते हैं रिवर्स, तो ये एक रिवर्सिबल इंजन हो जाएगा, ठीक है। और बाइक में आप नहीं कर सकते हैं पीछे में, तो ये ई रिवर्सिबल इंजन होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो रिवर्सिबल इंजन होता है ज़्यादा पावरफुल होता है। ये यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। वर्क जो होता है डिपेंड करता है पाथ हिस्ट्री पे। वर्क किस पे डिपेंड करेगा, वर्क इज डिपेंडेंट ऑन, वर्क इज डिपेंडेंट ऑन, वर्क इज डिपेंडेंट ऑन पाथ हिस्ट्री। वर्क किस पे डिपेंड करेगा, पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वर्क क्या है, एक बाउंड्री फिनोमिनन है। वर्क इज अ बाउंड्री फिनोमिनन, वर्क इज अ बाउंड्री फेनोमेनन, वर्क इज अ बाउंड्री फेनोमेनन होता है ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखते हैं, इट इज ए ट्रांजिएंट और अनस्टडी फिनोमेनन भी होता है। वर्क क्या होता है, ये इट इज अ ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब क्या होगा, अनस्टडी, अनस्टडी फिनोमेनन होता है, ठीक है। अनस्टडी फिनोमेनन होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज होते रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो पीडीवी वाला इक्वेशन लगाते हैं ना, पीडीवी वर्क इक्वल्स टू, अब ये हम किसके किस में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए कंडीशन फॉर अप्लाइंग इक्वेशन पीडीवी। कंडीशन किस किस कंडीशन में अप्लाई करते हैं, कंडीशन फॉर अप्लाइंग, कंडीशन फॉर अप्लाइंग, ठीक है, इक्वेशन, कंडीशन फॉर अप्लाइंग इक्वेशन पीडीवी किस में हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला जो कंडीशन है किसमें हम अप्लाई करेंगे, सिस्टम मस्ट बी क्लोज सिस्टम। सिस्टम जो होना चाहिए, सिस्टम मस्ट बी क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम मस्ट बी क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर में प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सेबल होना चाहिए, प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सेबल प्रोसेस होना चाहिए, मस्ट बी रिवर्सेबल प्रोसेस होना चाहिए, प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सेबल प्रोसेस। और तीसरा नंबर, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री,
वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, ठीक है। नन फ्लो वर्क इन वेरियस प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिए नन फ्लो वर्क, नन फ्लो वर्क इन वेरियस प्रोसेस, ठीक है। नन फ्लो वर्क इन वेरियस प्रोसेस, क्लोज्ड सिस्टम वर्क, ठीक है। पीडीवी वर्क और बाउंड्री वर्क, कौन कौन सा वर्क है? क्लोज्ड सिस्टम वर्क है, क्लोज्ड सिस्टम वर्क, ठीक है। पीडीवी वर्क, पीडीवी वर्क और बाउंड्री वर्क, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक बोलते हैं, आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं, आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो W इक्वल्स टू क्या होगा? ये होता है आपका इंटीग्रल ऑफ पी डीवी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, कोई चेंज ही नहीं होगा वॉल्यूम में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? P इंटू जीरो, मतलब W इक्वल्स टू जीरो होगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, ये आप याद रखिएगा। दूसरा नंबर, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा तो क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा तो क्या होगा? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम क्या लिखते हैं? आइसो बारिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे आप प्रेशर लिख लीजिएगा, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में आइसो मतलब से बारिक मतलब प्रेशर, तो आइसो बारिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसको हम आइसोपिस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? आइसो पिस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें जो होगा प्रेशर कांस्टेंट होगा, आइसो कांस्टेंट प्रेशर में प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो W इक्वल्स टू क्या होता है? पी डीवी होता है, ठीक है। तो P इंटू, और वॉल्यूम तो चेंज करेगा ही करेगा, तो 1 से लेकर 2 में जो हो रहा है वॉल्यूम चेंज, एक 1 से 2 प्रोसेस में, 1 से लेकर 2 के प्रोसेस में, तो P इक्वल्स V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल्स टू क्या निकल गया? P इंटू V2 माइनस V1 निकल गया, वर्क डन इक्वल्स टू। थर्ड प्रोसेस में देखते हैं, थर्ड प्रोसेस में देखते हैं, थर्ड प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें क्या होगा? आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। ये भी पूछ देता है कि आइसोथर्मल होता है किसमें होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर में होता है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होगा, ठीक है। मतलब कोई भी अगर बॉडी में कोई चेंजेज हो रहा है तो वो ऐसे होगा कि उसके बॉडी के टेम्परेचर में पूरा का पूरा जो आपका प्रोसेस होगा उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। किसी बॉडी में अगर चेंजेज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज की वजह से नहीं चेंजेज हो रहा है, ठीक है, वो तो उसी को हम लोग क्या करेंगे? आइसोथर्मल चेंजेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, हिंदी में लिख लीजिए कि जब किसी बॉडी में, जब किसी बॉडी में, जब किसी बॉडी में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो, कोई परिवर्तन जो है, परिवर्तन इस प्रकार हो कि, इस प्रकार हो कि बॉडी का टेम्परेचर पूरी क्रिया में, बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो पूरे प्रोसेस में, पूरी प्रोसेस में, ठीक है, कांस्टेंट हो, ठीक है, कांस्टेंट हो, उसी को हम आइसोथर्मल चेंजेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइसोथर्मल चेंज हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, आइसोथर्मल चेंज हुआ है। तो यहाँ पे W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी डीवी हो जाएगा, W इक्वल्स टू पी डीवी हो जाएगा, ठीक है। तो पी डीवी होगा तो यहाँ पे P के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? PV इक्वल्स टू क्या होता है? MRT होता है, तो भी कांस्टेंट हो जाएगा, आइसोथर्मल के टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट ही होता है, R भी कांस्टेंट होता है, तो PV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? C/V आ जाएगा, आ जाएगा ना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होता है, इक्वल्स टू MRT होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो P dV की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 से लेके 2 C/V dV भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे C और dV/V का अगर C कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, dV/V का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो C ln V हो जाएगा, 1 से लेके 2 ln V हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? C
लॉन V2 माइनस लॉन V1 हो जाएगा। सी लॉन V2 माइनस V1 हो जाएगा, मतलब W इक्वल्स टू अगर आप देखिएगा तो लॉन V2 बाई V1 आ जाएगा। वर्क डन इक्वल्स टू, ठीक है, कांस्टेंट भी रहेगा तो लॉन V2 बाई V1 आ जाएगा, या फिर लॉन P1 बाई P2, ये दोनों इक्वेशन होता है आपका। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा तो ये दोनों इक्वेशन काम करेगा, लॉन V2 बाई V1 और लॉन P1 बाई P2 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस देख लेते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। अब इस प्रोसेस में पी भी का पावर गामा इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, पी भी का पावर जो गामा होता है उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये लिख दीजिए कि पी भी का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में और तीन कंडीशन है, एक तो एडियाबेटिक होना चाहिए, एडियाबेटिक में एक तो एडियाबेटिक होना चाहिए, दूसरा नंबर आपका रिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल अगर रहता है, तीसरा नंबर आइडियल होना चाहिए, आइडियल गैस के लिए होता है, आइडियल गैस के लिए होता है। मतलब इसमें क्या है कि अगर कोई भी बॉडी में कोई भी चेंजेस हो रहा है तो वो इस प्रकार हो कि पूरे प्रोसेस के दौरान न तो बॉडी से मतलब न बॉडी से न तो बाहर कि बाहरी मीडियम को ना ही कोई हीट दे और ना ही उससे कोई हीट ले, उस प्रकार के हम लोग क्रिया को एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। ना ही हीट का क्या होगा, हीट ये देगा, ठीक है, और ना ही हीट क्या होगा, ये कंज्यूम करेगा। इस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे, पहले आप ये लिख दीजिए, यदि किसी बॉडी में, यदि किसी बॉडी में कोई चेंजेज हो रहा है, यदि कोई किसी बॉडी में कोई चेंज हो रहा है, कोई चेंजेज इस प्रकार हो, इस प्रकार, इस प्रकार हो कि पूरे प्रोसेस के दौरान, ठीक है, पूरे प्रोसेस के दौरान, पूरे प्रोसेस के दौरान, ठीक है, पूरे प्रोसेस के दौरान बॉडी न तो, बॉडी न तो बाहरी माध्यम को उष्मा दे, न तो बाहरी एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल न तो बाहरी मीडियम को, न तो बाहरी मीडियम को कोई हीट दे, न तो बाहरी मीडियम को कोई हीट दे, और न ही, और न ही, न ही उससे, उससे कोई हीट, कोई हीट ले, ठीक है, कोई हीट ले, तो इस परिवर्तन को क्या बोलते हैं, तो इस चेंजेस को क्या बोलते हैं, इस चेंजेस को बोलते हैं एडियाबेटिक चेंजेस। इस चेंजेस को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा राइटिंग में आप मैनेज कीजिएगा, लिख तो समझ तो आ रहा होगा, यदि किसी बॉडी में कोई चेंजेस इस प्रकार हो कि पूरे प्रोसेस के दौरान बॉडी ना तो कोई बाहरी मीडियम को हीट दे और ना ही उससे कोई हीट ले, इस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक चेंजेस बोलते हैं। अब इसमें देखिए मेन इंपोर्टेंट क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे। W इक्वल्स टू क्या होता है, W इक्वल्स टू पी डीबी होता है ना, W इक्वल्स टू पी डीबी होता है। तो पी भी का पावर गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, पी भी का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो पी इक्वल्स टू सी का डिवाइडेड बाई भी का पावर गामा हो जाएगा। अब W इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, W इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, W इक्वल्स टू 1 से लेके टू पी डीवी है ना, तो पी के जगह पे क्या लिखेंगे, सी बाई भी का पावर गामा इंटू डीवी करेंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि डीवी का टर्म में, इसलिए हम डीवी भी का टर्म में ला रहे हैं। अब यहाँ से हम इसका सी बाहर निकाल लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं डीवी बाई भी का, तो भी का पावर डीवी बाई भी का पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, का 1 से लेके 2 ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, पी भी का पावर गामा डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1 बाहर आ जाएगा। अब देखिए V2 का पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस माइनस V1 का पावर माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। मतलब अगर आप इस पूरे प्रोसेस के दौरान W का वैल्यू निकालेंगे तो P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा आएगा, तो ये आप याद रखिएगा, P2 V2 माइनस P1 V1 1 माइनस गामा। इसको और हम सरल तरीका से लिख सकते हैं P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। ये आप याद रखिएगा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में ये होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है, ये होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, 5वां नंबर में क्या लिखिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में लिखिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होगा, पी भी का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसमें भी वही होगा, पी भी का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट।
और यहाँ पे गामा के जगह पे n होगा, ठीक है। तो माइनस जो n का वैल्यू होगा इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव के बीच में लाई करेगा। और जनरली जो n का वैल्यू होता है वो 1 से गामा के बीच में होता है, ऐसे जनरल में। W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसमें PdV लिखेंगे, ठीक है। C बाई गामा का पावर n यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे गामा का पावर n ही रख दीजिएगा, PV का पावर गामा PV का पावर n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो गामा एक पावर n dV हो जाएगा, ठीक है। मतलब v का पावर n बाई dV हो जाएगा, इसको इंटीग्रल कर लेंगे तो W इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 होगा, n का वैल्यू 0 नहीं होगा, n का वैल्यू क्या होगा, 1 नहीं होगा, 0 नहीं, 1 नहीं होगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, W उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, कांस्टेंट जो वॉल्यूम होता है ना, कांस्टेंट जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, ये आपका रिजिड कंटेनर में होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रिजिड कंटेनर होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, रिजिड कंटेनर एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, रिजिड कंटेनर होगा तभी कांस्टेंट वॉल्यूम आ पाएगा। और कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर। मतलब इफ द पिस्टन इज फ्री टू मूव एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस रिमेन्स कांस्टेंट देन द प्रोसेस इज कांस्टेंट, मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब अगर होगा क्या, इफ द पिस्टन इज फ्री, पिस्टन क्या होगा, अगर फ्री होता है, पिस्टन अगर फ्री होगा तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फ्री टू मूव, फ्री टू मूव एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस रिमेन्स कांस्टेंट, एंड एक्सटर्नल फोर्सेस अगर रिमेन्स कांस्टेंट होता है, रिमेन्स कांस्टेंट, देन क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा, देन प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, देन प्रोसेस इज देन प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर, देन द प्रेशर इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम में। अगर हम आइसोथर्मल का बोले तो इफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस हैज टू बी रियलाइज, ठीक है, अगर आपको रियलाइज करना है फॉर अ सिंगल फेज ऑफ सब्सटेंस देन इट मस्ट बी कैरिड आउट इन अ मैनर, ठीक है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, सिंगल फेज में करेंगे हम, ठीक है। आइसोथर्मल में हम क्या करेंगे, आइसोथर्मल में हम सिंगल फेज में सब्सटेंस को देखेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट करके। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो उसको हम सिंगल फेज में करके देखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए पी वी का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। हम यहाँ पे सपोज दैट के ले लेते हैं, इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, पी वी का पावर के इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। प्रोसेस में अगर हम बात करें, प्रोसेस में तो प्रेशर इक्वल्स टू अगर कांस्टेंट होगा, प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा तो के का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। के का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। टेम्परेचर इक्वल्स टू अगर कांस्टेंट होगा तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर एडियाबेटिक होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। अगर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होगा, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होगा तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। इसका अगर आप डायग्राम बनाइएगा, पीवी डायग्राम, तो ये आपका क्या है, वी है, ये आपका पी है, यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है वहां पे अगर बात करें पॉइंट, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो k इक्वल्स टू 0 पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर का वैल्यू प्रेशर आएगा। अगर k इक्वल्स टू 1 होता है तो ये आपका k इक्वल्स टू 1 का ग्राफ है, k इक्वल्स टू n होगा तो k इक्वल्स टू n का ग्राफ है, k इक्वल्स टू गामा होगा तो k इक्वल्स टू गामा का ग्राफ है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस प्रोसेस में k इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगा, तो k इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे V1 का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका डायग्राम होता है, पीवी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब इसको एक टेबल में आप बना लीजिए, इसको क्या करिए, टेबल में बना लीजिए, क्या लिखिए, क्लोज्ड सिस्टम वर्क इन वेरियस प्रोसेस, हेडिंग डाल दीजिए क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। मेन चीज आपको याद रखना है ये वाला, आपको जरूर, भले आप इतना देर से कुछ भी याद रखे या ना रखे,
इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्लोज सिस्टम इन वेरियस प्रोसेस, क्लोज सिस्टम वर्क इन वेरियस प्रोसेस। तो प्रोसेस में आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेस में सबसे पहला हम क्या लिखे आपके सामने, कांस्टेंट प्रेशर अगर हम लिखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर को हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं, आइसोबारिक बोलते हैं, आइसोबारिक। ठीक है, इसमें W12 का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो क्या होगा, PV2 माइनस V1 या फिर MrT2 माइनस T1, ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम अगर लिखते हैं हम, कांस्टेंट वॉल्यूम अगर लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस में W12 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, W12 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरा नंबर में अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर में लिखते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या होगा, आइसोथर्मल में जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा, P1 V1 लॉन P1 बाई P2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर MrT लॉन P1 बाई P2 हो जाएगा, या फिर MrT लॉन V2 बाई V1। ये तीनों फार्मूला आप याद रखिएगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। ठीक है, और फोर्थ नंबर का हम बात कर लेते हैं, अगर एडियाबेटिक होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है, मतलब इसको हम एडियाबेटिक को आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक पीवी का पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम वर्क डन अगर निकालेंगे, ठीक है, तो P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 होगा, या फिर MR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस में। अगर पॉलीट्रोपिक होगा तो गामा के जगह पे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। सिर्फ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में गामा के जगह पे N हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करिएगा। प्रैक्टिस सेट आप जरूर जाके देखिए, 17 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं, तो उसको भी आप जरूर देखिए। जनरल इंजीनियरिंग का काफी इंपोर्टेंस है। ठीक है, जैसे ही पढ़ा रहे आप पढ़िए, इसको प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा। जो भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।